हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आप भी अपनी बुक को ओपन कर सकते हो। आपको पता है ये कौन सी बुक है, इस बुक को ओपन कर लो और जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करने को बोलूंगा उसको अंडरलाइन कर लेना। हम एक एक वर्ड यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताता रहूंगा और ये भी बताता रहूंगा साथ साथ के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो ध्यान से आपने टेबल चेयर पे बैठ जाओ, सबसे पहली बात तो है ना। ऐसे नहीं देखना कि सर बेड पे आराम से लेट के मेरी वीडियोस को देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। टेबल चेयर पे बैठ जाओ, बुक को ओपन कर लो, एक हाईलाइटर ले लो, जो भी मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बोलूंगा उसको हाईलाइटर से क्या करना, हाईलाइट करना और उसको लर्न करना स्टार्ट करना। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर ये चैप्टर है क्या? देखो सीधी सी बात, एक बात बताओ, 1 मिनट के अंदर बताता हूं। सर इंडिया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है बच्चों, तो इंडिया इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है। अब जब एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग तो बाहर से अपने पास क्या आते हैं, डॉलर्स आते हैं। तो जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं, तो बाहर से क्या आते हैं, मेरे पास डॉलर्स आते हैं। और जब मैं इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर किसी कंट्री से इंडिया में सामान मंगवाना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया से सामान बाहर की कंट्री में सेल करना। तो जब मैंने इंपोर्ट करा, मान लो मैंने यूएसए से कोई सामान परचेज करा, तो मुझे डॉलर्स में क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। तो डॉलर्स का क्या हो जाता है बच्चों, आउटफ्लो हो जाता है। और जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मान लो मैंने इंडिया का सामान भेजा बाहर, किसी मिस्टर जॉन को भेजा जो कि किस में रहता है, यूएस में रहता है। तो बेटा मिस्टर जॉन मुझे क्या करेगा, डॉलर्स में पेमेंट करेगा। तो डॉलर का क्या होता है, इनफ्लो होता है। तो छोटी सी बात याद रखना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करता है। तो इंडिया जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। और सर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास हमें डॉलर्स देने पड़ते हैं, तो डॉलर्स का आउटफ्लो होता है। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से कोई सामान बाहर जब बेचते हैं, तो हमारे पास डॉलर्स का इनफ्लो होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट से। Every government keeps a record of the transaction that takes place between the country and the rest of the world। तो इंडिया जो भी ट्रांजेक्शन करता है रशिया के साथ, यूएस के साथ, यूक्रेन के साथ, उसका हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दिस रिकॉर्ड इज टर्म्ड एज, तो जहां पर हम मेंटेन करके रखते हैं इस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपको लर्न करनी है, ये आपके टेस्ट में पूछी जा सकती है, आपके स्कूल के टेस्ट के अंदर और एग्जाम्स के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है, अकाउंट्स की स्टेटमेंट है। तो ये किस हिसाब से बनती है बच्चों, डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से बनती है और डबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं इसके अंदर। दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है, जो आप करते हो प्रॉफिट अर्निंग के लिए। किसके बीच में हो रही है सर ये ट्रांजैक्शन, बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, मान लो एक इंडियन है उसके बीच में हुई, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी इंडियन की ट्रांजैक्शन हुई किसी बाहर के किसी वर्ल्ड में किसी भी पर्सन के साथ इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक साल। तो हम ये जो बीओपी जो बनाते हैं ये कितने साल के लिए बनाते हैं बच्चों, 1 ईयर का बनाते हैं। ये एक क्या होता है बच्चों, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो कि एक इंडिया का पर्सन किसके साथ करता है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपको क्या करना है बच्चों, लर्न करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बच्चों। हु आर रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स कौन होते हैं और रेजिडेंट्स में कौन कौन इंक्लूड होता है। तो रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इंक्लूड्स आपके और मेरे जैसे लोग, इंडिविजुअल्स, हमारी कंपनीज हो गई, हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई, ये सारे रेजिडेंट होते हैं। लेकिन कौन रेजिडेंट नहीं होता, कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ। मान लो यूएस का कोई डिप्लोमेटिक बंदा इंडिया के अंदर रहता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। यूएस की कोई फॉरेन मिलिट्री का बेस कैंप है इंडिया के अंदर, यूएस की मिलिट्री का कोई बेस कैंप है इंडिया के अंदर, वो रेजिडेंट के अंदर नहीं आता। ठीक है, कोई टूरिस्ट, भाई कोई बाहर टूरिस्ट, यूएस का कोई पर्सन इंडिया में घूमने के लिए आता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। कोई माइग्रेटरी वर्कर्स जो कि अभी अपना सामान बस सेल करने के लिए इंडिया आया है, फिर वो इंडिया छोड़ के चला जाएगा, तो वो यहाँ पर हमारा रेजिडेंट नहीं है इंडिया का। कोई भी फॉरेन कंट्री की ब्रांचेस, मान लो एक यूएस की कंपनी है फेसबुक, आप और मैं जानते हैं ना, इंस्टाग्राम किसका है दोस्तों, फेसबुक का। तो उसका कोई ब्रांच ओपन हुई है इंडिया में, वो भी इंडियन कंपनी नहीं है, तो इट इज नॉट द रेजिडेंट इवन दो दे वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सर ये इंडिया के अंदर काम करते हैं लेकिन ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। चलो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेफर्स टू दोस ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ टाइटलशिप और ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। मान लो मेरे पास एक कार थी, मैंने कार किसी अपने दोस्त को सेल कर दी, मिस्टर राहुल को।
मान लो मेरे पास एक कार थी और मैंने वो कार सेल कर दी मिस्टर राहुल को। बेटा पहले उस कार का ओनर कौन था? मैं था, मैं उस कार का पहले ओनर था। अब जब मिस्टर राहुल ने उस कार को परचेज कर लिया तो अब उस कार का ओनर कौन हो गया? मिस्टर राहुल हो गया। तो ये एक कैसी ट्रांजेक्शन हो गई बच्चों? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गई, जहां पर आपके जो गुड्स का जो टाइटल है, जो नाम है, जो ओनरशिप है, वो दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो बेटा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन चार तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है विजिबल आइटम्स बच्चों, एक होती है आपकी इनविजिबल आइटम्स, एक होती है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और एक लास्ट होती है आपकी कैपिटल ट्रांसफर्स। ध्यान से पढ़ना, आगे हर एक पॉइंट के अंदर ये यूज होने वाली है। विजिबल ट्रांजेक्शंस कौन सी होती है? दीज इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड, दीज आर कॉल्ड विजिबल आइटम्स। तो बेटा ये किसकी होती है? गुड्स की होती है। किसकी होती है? गुड्स की होती है। तो गुड्स कैसे एसेट्स हो गए बच्चों? टैंजिबल एसेट्स हो गए, जिसको आप सी कर सकते हो, टच कर सकते हो और मेजर कर सकते हो। तो जब भी मैं कोई सी गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता हूं, मान लो यूएसए से क्या आए बच्चों? आईफोन है, ठीक है, मैंने यूएसए से आईफोन्स मंगवाए, ठीक है, तो वो कौन सी आइटम हो गई? विजिबल आइटम हो गई। द मूवमेंट ऑफ सच आइटम इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड। तो ये आइटम क्या होती है दोस्तों? वेरीफाई कर सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो, ये दिखती है ना आप लोगों को, बिकॉज दीज आर विजिबल आइटम्स। और इसको क्या बोलते हैं? टैंजिबल आइटम्स भी बोलते हैं। तो विजिबल आइटम्स में किसका मूवमेंट होता है? जल्दी से बताओ। फिजिकल गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। इतनी सी बात याद रखना कि विजिबल आइटम के अंदर फिजिकल गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है सर। इनविजिबल आइटम्स क्या होती है बेटा? यहां पर होती है सर्विसेज, यहां पर होती है सर्विसेज। इनटैंजिबल आइटम्स जैसे कि शिपिंग सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गए। बेटा दे कैन नॉट बी सीन, टच फेल्ट और मेजर्ड। तो इनको आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। दे कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी फेल्ट, कैन नॉट बी टच और कैन नॉट बी मेजर। अब जैसे यूएस से मैंने 100 मोबाइल आईफोन्स मंगवाए, तो 100 आईफोन्स को मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? मेजर कर सकता हूं, उसको टच कर सकता हूं, उसको देख सकता हूं। लेकिन इनविजिबल आइटम्स को आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। जैसे कि इसके एग्जांपल याद कर लेना, शिपिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस और इंश्योरेंस सर्विसेज। तो सारी सर्विसेज इनविजिबल आइटम्स में आती है। बात करते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। क्या होते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड्स गिफ्ट। बेटा ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन होती है। कैसी ट्रांजेक्शन है? वन साइडेड ट्रांजेक्शन। मान लो मेरा कोई एक फ्रेंड है, वो यूएस में रहता है, तो मैंने उसको कुछ पैसे भेजे, उसके बर्थडे पर मैंने उसको क्या भेजे? कुछ पैसे भेजे, या फिर उसको मैंने कुछ गुड गिफ्ट्स भेजा, तो बदले में मेरे पास रिटर्न में कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो मान लो तुम इंडिया में रहते थे और तुम्हारी कोई बुआ या मौसी यूएस में रहती थी, उन्होंने आपके लिए कुछ पैसे भेजे इंडिया में, तो थोड़ी ना तुम कुछ पैसे वापस करोगे या कुछ उनको सर्विसेज देने वाले हो। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं बच्चों? वन वे ट्रांजेक्शन्स। अब जैसे मान लो मैंने तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाए, तो आप लोग क्या करने वाले हो? इस वीडियो को लाइक करने वाले हो, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो, दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हो। तो ये कैसी ट्रांजेक्शन है? वन वे है क्या? नहीं सर, ये तो टू वे है। ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं? बायलैटरल ट्रांसफर्स। मेरे पास बच्चे पढ़ने आए कोचिंग के अंदर, तो उनको मैंने पढ़ाया और बदले में मैंने उनसे फीस ली। कौन सी ट्रांजैक्शंस हो गई बच्चों? बायलैटरल ट्रांजैक्शंस हो गई। और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होती है? वन वे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। समझे बच्चों यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? सिंस दिस ट्रांजैक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट, सर इनको आपको पैसे वापस नहीं करने, इनको और क्या बोला जाता है? अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। लास्ट है बच्चों आपका कैपिटल ट्रांसफर्स। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? ध्यान से पढ़ो। कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेट टू कैपिटल रिसीट्स, जैसे कि पैसे आएंगे कैपिटल रिसीव, पैसे आएंगे फ्रॉम बोरिंग्स। मान लो आपने यूएस के बैंक से कुछ पैसे लिए उधार पे, मान लो एक इंडियन ने यूएस के बैंक से कुछ पैसे लिए, तो ये क्या हो गई बच्चों? कैपिटल रिसिप्ट हो गई, क्योंकि अपने पास पैसे आई फ्रॉम बोरिंग्स। या फिर सेल ऑफ एसेट्स, मान लो आपके यूएस में कोई एसेट थी, मान लो मेरा एक घर था यूएस के अंदर, उस घर को मैंने बेच दिया और मेरे पास क्या आ गए? पैसे आ गए। तो ये कौन सा हो गया? पैसे आए मेरे पास, इसको क्या बोला? कैपिटल रिसिप्ट बोला मैंने। फिर बेटा होता है कैपिटल पेमेंट। मान लो मैंने क्या करा? कैपिटल रीपेमेंट। मैंने कोई लोन ले रखा था और मैंने लोन के पैसे किसी यूएस वाले बैंक को वापस करे, तो ये क्या हो गया? कैपिटल रीपेमेंट हो गया। मैंने कैपिटल पेमेंट करी, लोन वापस करा। या फिर मैंने यूएस के अंदर कोई एसेट को परचेज करा, तो मेरे को डॉलर्स देने पड़ेंगे, इसको क्या बोला? कैपिटल पेमेंट बोला। तो बहुत सिंपल हो गया आपका। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में चार ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक होते हैं विजिबल आइटम, जिसके अंदर सर गुड्स इंपोर्ट होता है और गुड्स एक्सपोर्ट होता है। ये आपकी टैंजिबल एसेट है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो और मेजर कर सकते हो। इनविजिबल आइटम्स के अंदर हम सर्विसेज के अंदर डील करते हैं, जैसे शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज। इसको आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होती है? वन वे ट्रांजैक्शंस होती है, जहां पर आप सिर्फ सामने वाले को गिफ्ट्स भेज रहे हो। पर्सनल रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर। आपने सामने वाले बंदे को कुछ भेजा, कुछ पैसे भेजे, कुछ गिफ्ट्स भेज दिया, कुछ सामान भेज दिया। इनको क्या बोलते हैं? वन वे ट्रांजैक्शन। बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं। फिर होता है एक कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स में दो चीजें आती है बच्चों, एक आती है यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट और एक क्या आती है बच्चों? कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट कैसे होती है? आपने यूएस के बैंक से कोई लोन ले लिया, तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो गई। आपने यूएस के अंदर किसी प्रॉपर्टी को अपनी बेच दिया, तो आपके पास पैसे आ गए, डॉलर्स आ गए इंडिया में, तो वो भी क्या हो गई? कैपिटल रिसिप्ट हो गई। रिसिप्ट का मतलब पैसों का आना, और कैपिटल पेमेंट का मतलब होता है पैसों का जाना। आपने लोन लिया था, तो लोन के पैसे वापस कर दिए
उसको क्या बोल दिया, कैपिटल रीपेमेंट। या फिर आपने कोई एसेट परचेज कर ली यूएसए के अंदर, तो आपको यहां से डॉलर्स देने पड़ेंगे, उसको क्या बोला हमने, कैपिटल पेमेंट बोला। इतनी सी बात आई होप आप लोग समझ गए। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सर ये यूज करता है डबल एंट्री सिस्टम। बच्चों डबल एंट्री सिस्टम पे ये बनता है, ठीक है। जैसे अकाउंट्स के अंदर होता है ना डेबिट और क्रेडिट, तो जितना आप डेबिट करते हो उतना आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आपने डेबिट करा 1000 से तो आपको क्रेडिट भी कितना करना पड़ेगा, 1000 से। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे बीओपी अकाउंट, इसके भी दो साइड्स होते हैं, एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। क्रेडिट साइड पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो बेटा, जो भी इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब जब भी डॉलर इंडिया में आएगा उसको कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करोगे, बीओपी की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। तो डॉलर कब आता है बेटा, इनफ्लो कब होता है, जब आप क्या करते हो इंपोर्ट के एक्सपोर्ट, सर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर इंडिया में आएगा, उसको कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करने का, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करने का। डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑल द आउटफ्लोज और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। आउटफ्लो का मतलब इंडिया से डॉलर जाना। तो जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, मान लो मैंने मिस्टर जॉन से यूएस से कुछ सामान परचेज करा, तो मुझे अब उसको डॉलर्स में पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाता है, आउटफ्लो हो जाता है और इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलो इतनी सी बात समझ गए, आगे। इन अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस। देखो अकाउंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाए तो जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जितना हम एक्सपोर्ट करें उतना ही हम इंपोर्ट करें? नो सर, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो बीओपी कभी भी बैलेंस नहीं होता, इसको बैलेंस करवाना पड़ता है, ठीक है। हाउएवर इन इकोनॉमिक सेंस, देखो इकोनॉमिक सेंस में बीओपी नीड नॉट ऑलवेज बी इक्वल, बीओपी कभी भी इक्वल नहीं होता। तो बीओपी जो है ना, तीन कैटेगरी होती है बीओपी की, एक होता है बैलेंस्ड बीओपी, एक होता है सरप्लस बीओपी, एक क्या होता है, डेफिसिट बीओपी। बीओपी बैलेंस कब होगा, जब रिसिप्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, पेमेंट होता है। इट इज बैलेंस व्हेन रिसिप्ट आर इक्वल टू द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जितने डॉलर आए थे उतने ही डॉलर गए। बोले तो एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इंपोर्ट। तो बैलेंस बीओपी में एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों, इंपोर्ट हुआ, ठीक है। दूसरा सरप्लस बीओपी क्या होता है, बीओपी इज इन सरप्लस व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिसिप्ट ज्यादा है किससे, आउटफ्लो से, पेमेंट से। मतलब पैसे ज्यादा आए हैं और गए कम है, जब भी तो बीओपी में क्या है बच्चों, सरप्लस आया ना बच्चों। तो यहां पर जो एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होगा किससे, इंपोर्ट से। चलो इतनी सी बात समझे। बीओपी इज इन डेफिसिट व्हेन द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि पैसे आने जो है वो कम है बच्चों पेमेंट से। तो पैसे कम आए हैं, पेमेंट ज्यादा हुई है, इसलिए तो डेफिसिट हो गया ना, डॉलर्स की क्या हो गई बच्चों, कमी हो गई। इसका मतलब है आपने इंपोर्ट ज्यादा करा है किससे, एक्सपोर्ट से। समझ में आया? यस। तो बीओपी बैलेंस्ड होता है, सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो सर ये डिफरेंस है किसके बीच में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस है। कौन सी आइटम का, कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, सर विजिबल आइटम। बच्चों कौन से आइटम का, विजिबल आइटम का। अभी हमने 4 आइटम्स पढ़ी थी, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। तो हम यहाँ पे बीओटी के अंदर सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं बस। तो जब मैं विजिबल आइटम की एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करूंगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ किस लिए बनाया जाता है बच्चों, विजिबल आइटम्स के लिए बनाया जाता है। और एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं, बिकॉज अच्छी बात क्या है, एक्सपोर्ट करना। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए तो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस करते हैं। एक्सपोर्ट्स आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, अभी आपको पढ़ाया, बिकॉज जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर इंडिया में आता है, डॉलर को क्रेडिट साइड पे लिखोगे। वाइल इंपोर्ट्स आर एंटर्ड एज द नेगेटिव आइटम, इंपोर्ट नेगेटिव आइटम में, बिकॉज जब आप बाहर से सामान इंपोर्ट करते हो तो इंडिया से डॉलर जाता है। बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, ऑब्वियसली सर। बीओपी के अंदर 4 आइटम्स आते हैं, इनविजिबल, विजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल पेमेंट। और बीओटी क्या है, सिर्फ पार्ट है, बच्चा है, बच्चा। बीओटी जो है बच्चा है किसका बच्चों, बीओपी का। plays a crucial role in deciding the overall situation of the BOP of the country। तो BOT is a part of BOP and plays a crucial role। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है बच्चों, BOT का सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है। BOT is also known as, BOT को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं और ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है डिफाइंस बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। तो आपको किसको डिफाइन करना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिफाइन करना है। क्वेश्चन आ सकता है डिफाइंड ट्रेड बैलेंस, तो भी आप किसको डिफाइन करोगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिफाइन करोगे। अब बात करते हैं बैलेंस ऑन BOT। दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड नीड नॉट बैलेंस इटसेल्फ। भैया BOT भी कभी बैलेंस नहीं होता कि जितना हमने एक्सपोर्ट करा इक्वल टू इंपोर्ट हो गया।
तो बीओटी भी कभी सरप्लस हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, नेगेटिव डेफिसिट भी हो सकता है। तो सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा किससे, इंपोर्ट से। और डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा किससे, एक्सपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट जब ज्यादा होता है तो कंट्री के लिए कैसी सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन है सर, अच्छी बात है। दूसरा, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो एक ऐसी सिचुएशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, अच्छी बात नहीं है। तो किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा होना अच्छी बात है, इंपोर्ट ज्यादा होना गंदी बात है। ठीक है, गंदी बात, गंदी 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 गंदी। चलो, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर गुड्स देन व्हाट इट इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ज्यादा है, देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेड टू बी इन सरप्लस। तो एक्सपोर्ट ज्यादा है, अच्छी बात है, सरप्लस है। व्हेन द इंपोर्ट ऑफ गुड एक्सीड्स द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स देन द कंट्री सेड टू बी हैव अ डेफिसिट, बीओपी। तो जब एक्सपोर्ट यहाँ पर क्या है बच्चों, इंपोर्ट ज्यादा है किससे, एक्सपोर्ट से, तो बीओटी क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए? यस, मजा आ रहा है चैप्टर के अंदर? यस सर, बिल्कुल मजा आ रहा होगा आप लोगों को। आपके बिहाफ पे मैं ही बोल देता हूँ, मैं ही क्वेश्चन भी बोल देता हूँ, मैं ही आंसर भी देता हूँ, बिकॉज आप लोग तो कमेंट करके नहीं बताते सर कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। अब बच्चों बीओटी और बीओपी के बीच में ना डिफरेंस है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को पढ़ लेना। सबसे पहला क्या आ जाता है आपका, मीनिंग आ जाता है, अभी मैंने आपको समझा दिया। बीओटी रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड आइटम्स। तो बोले तो ये सिर्फ किसकी बात करता है, गुड्स की बात करता है। बीओपी की अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम टू सेम लिखी है। बीओटी इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम आता है बीओटी के अंदर, अभी आपको पढ़ाया। और बीओपी के अंदर सर विजिबल आइटम भी आती है, इनविजिबल आइटम भी आती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं और कैपिटल ट्रांसफर्स भी आता है बच्चों। ठीक है सर, कैपिटल ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें, आई होप आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब रिकॉर्ड क्या कर रहे हो, मतलब अंडरलाइन कर रहे हो सारी चीजों को, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ साथ साथ लिखते जा रहे हो मेरे साथ। इट डज नॉट रिकॉर्ड, अरे बुक को ऐसा साफ सुथरा मत छोड़ा करो, उसको थोड़ा अच्छा से गंदा करा करो, लिख लिख के बार बार पेजेस को ओपन करके प्रैक्टिस करके। इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर की कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं आती। सिर्फ कौन सी आइटम्स आती है यहाँ पे, विजिबल आइटम आती है। इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर, तो यहाँ पर आती है ना कैपिटल पेमेंट भी आती है और कैपिटल रिसिप्ट भी आती है। बेटा फादर कौन है, फादर सर बीओपी इज द फादर। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाइडर कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। छोटा कौन है, छोटा सन कौन है, बीओटी। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया, नैरो कॉन्सेप्ट हो गया। इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एज इट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। तो बीओपी का बच्चा है, बच्चा पार्ट है, पार्ट कौन, बीओटी। इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स बीओटी। ठीक है, अब बेटा ये लास्ट में एक चीज लिखी हुई है, इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, उसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आएगा। बच्चों आपको पता है मुकेश अंबानी, हु इज मुकेश अंबानी सर, इज द एमडी ऑफ, सर अच्छा सुंदर तो लिख के दिखाओ बच्चों, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, मैं जानबूझ के अच्छा नहीं लिखता, नजर लग जाते। मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी के ब्रदर का नाम क्या है, अनिल अंबानी। तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है बच्चों, बड़ा कौन है पैसों में, बड़ा कौन है, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी को हमने नाम दे दिया किसका, बीओपी का। अनिल अंबानी के पास पैसे आज की डेट में बिल्कुल है ही नहीं, कम पैसे है बहुत मुकेश अंबानी से, मतलब मुकेश अंबानी से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो ये कौन हो गया, बीओटी हो गया। तो बच्चा कौन हो गया, अनिल, मुकेश अंबानी क्या हो गया सर, बड़ा हो गया। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना, कल को मुकेश अंबानी के बिजनेस में कोई अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है, अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई, मान लो बिजनेस में क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्या अनिल अंबानी इसकी हेल्प कर सकता है? बेटा इसके पास तो खुद ही, अगर मैं बोलूं बिजनेस करने के पैसे नहीं है, तो क्या अनिल अंबानी हेल्प कर सकता है? नो सर, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अनफेवरेबल अगर कोई लॉस हो गया, अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई अगर मुकेश अंबानी के बिजनेस में, कैन अनिल अंबानी हेल्प? नो। तो अगर बीओपी के अंदर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई तो क्या बीओटी हेल्प कर सकता है? नो वे सर, नो चांस। लेकिन अगर बच्चों कल को अनिल अंबानी के बिजनेस में कोई अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई, कोई अनफेवरेबल बच्चों लॉस हो गया, तो क्या बीओपी हेल्प कर सकता है? यस सर, यस सर। तो अनफेवरेबल लॉस हो गया किसको, बीओटी के अंदर, तो क्या बीओपी हेल्प कर सकता है? क्या मुकेश अंबानी हेल्प कर सकता है? यस सर। तो याद रखना मुकेश अंबानी कौन है बच्चों, बीओपी, अनिल अंबानी कौन है बच्चों, बीओटी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बीओटी की बात कर रहा हूं मैं, बीओटी की बात ध्यान से सुन लो ये वाले पॉइंट को, वरना बच्चे रट्टा मारते रहते हैं। अभी ऐसे समझोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बोलोगे आप बोलोगे सर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, मजा आ गया। तो अनफेवरेबल बीओटी, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। तो अगर अनिल अंबानी को लॉस हो गया, वो कौन पूरा कर सकता है, मेट आउट ऑफ, वो लॉस कहां से पूरा हो सकता है, फेवरेबल बीओपी। बोले तो मुकेश अंबानी हेल्प कर सकता है। अनफेवरेबल बीओपी, मान लो लॉस किसको हो गया, मुकेश अंबानी को, कैन बी मेट आउट ऑफ, कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ, अनिल अंबानी हेल्प कर सकता है? नो सर, अनिल अंबानी हेल्प नहीं कर सकता। तो मुकेश अंबानी को अगर लॉस हो गया, मतलब बीओपी का अनफेवरेबल सिचुएशन हो गया, वो पूरा नहीं हो सकता, किसकी वजह से, बीओटी हेल्प उसकी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, यहां से आपका एमसीक्यू का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी तक वीडियो को
लाइक तो कर दिया होगा ना बच्चों, पाप लगता है वरना, पता है टीचर की बात अगर नहीं मानते तो। कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, याद रखना, एक होता है करंट अकाउंट और नेक्स्ट कौन सा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है ध्यान से समझना, करंट अकाउंट रेफर्स टू अकाउंट which records all the transactions relating to export and import of goods and services। goods का मतलब क्या हो गया, विजिबल आइटम, सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, इनविजिबल आइटम। तो करंट अकाउंट के अंदर आप सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि किससे रिलेटेड है, गुड्स से और सर्विसेज के। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोले तो वन साइडेड ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, विजिबल आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, इनविजिबल आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। विजिबल आइटम बोले तो गुड्स, इनविजिबल आइटम बोले तो सर्विसेज, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोले तो वन वे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, कौन सी आइटम हमने रिकॉर्ड नहीं करी सर, यहां पे हमने कैपिटल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड नहीं करा। तो कैपिटल ट्रांसफर्स किस में रिकॉर्ड करेंगे फिर सर, कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सो सिंपल। करंट अकाउंट कंटेन्स द रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ, तो यहाँ पे रिसिप्ट जो भी पैसे आ रहे हैं और जो पैसे जा रहे हैं किसके, गुड्स के, सर्विसेज के, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के, वो रिकॉर्ड किसके अंदर कर देंगे, करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, यस। सर ओवर एक्टिंग के पैसे काट दें आपके, तुम मेरे से पूछ रहे हो कि सर ओवर एक्टिंग के पैसे काटे, नहीं काटने ना, इसी चीज के तो पैसे है, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं बच्चों। कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट आर, सर कौन कौन से कंपोनेंट्स है बच्चों करंट अकाउंट के, तो ध्यान से देखना, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स बोले तो विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोले तो इनविजिबल आइटम्स, और लास्ट कौन सा होएगा, यूनिलेटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो बहुत सारा ना अंदर अंदर माल बहुत सारा लिखा हुआ है, इस माल को आपको समझना पड़ेगा, कंटेंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ। A major part of transactions in the foreign trade is in the form of, तो मेजॉरिटी हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो किसकी होती है, गुड्स की होती है, बोले तो विजिबल आइटम्स की होती है। पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटर्न ऑन द नेगेटिव साइड, तो जब आप इंपोर्ट करते हो तो डॉलर जाता है तो बीओपी के कौन से साइड पे जाता है, डेबिट साइड पे जाता है, शुरू में ही बता दिया था। रिसिप्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट जब आपने करा, सामान बेचा तो पैसे है उसको कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, पॉजिटिव साइड पे। तो बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं ना, अभी पढ़ाया था ना। तो जब भी फिजिकल गुड्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं किसमें, बीओटी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा ट्रेड बैलेंस जो है ना दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डेफिसिट और बच्चों दूसरा कौन सा होता है, ट्रेड सरप्लस। अरे बच्चे को पता है डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, बिकॉज इंपोर्ट करते तो पैसे जाते हैं। तो इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स के हमने ज्यादा पेमेंट कर दी ओवर द वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो इंपोर्ट ज्यादा था किससे, एक्सपोर्ट से। ट्रेड सरप्लस कब होता है, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रिसिप्ट, सर सरप्लस कब होएगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगी किससे बच्चा पार्टी, इंपोर्ट से। तो इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओवर द वैल्यू ऑफ पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। एक्सेस ऑफ रिसिप्ट, पैसे ज्यादा है कहां से, एक्सपोर्ट से। कौन से आइटम से, विजिबल आइटम से, क्योंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं, एज कंपेरिजन टू पेमेंट किसके लिए, इंपोर्ट्स के लिए ऑफ विजिबल आइटम्स। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया, मेरे साथ साथ लिखते भी जा रहे हो, रिकॉर्ड भी करते जा रहे हो। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो इट इंक्लूड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ सर्विसेज सोल्ड एंड परचेज बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ट्रू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियंस बहुत सारी सर्विसेज अपनी सेल कर रहे हैं और इंडियन बहुत सारी सर्विसेज ले रहे हैं, हम दे भी रहे हैं सर्विसेज। जब हम सर्विसेज दे रहे हैं उसका मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब हम बाहर वालों से सर्विसेज ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, पेमेंट आर इधर रिसीव्ड और मेड, तो पेमेंट या तो आती है डॉलर्स में या तो जाती है डॉलर्स में टू अदर कंट्रीज फॉर यूज ऑफ दीज सर्विसेज। पेमेंट फॉर दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड, तो जब आप पेमेंट दे रहे हो क्योंकि आपने सामने वाले से सर्विसेज ली थी, मान लो मिस्टर जॉन यूएस में रहता है, मैंने उससे कोई सर्विसेज ली और बदले में मैंने उसको क्या दिया, डॉलर दिया, तो उसको कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करोगे, नेगेटिव साइड में। एंड जो पैसे आ रहे हैं उसको कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करोगे, पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, तो सर्विसेज आर जनरली क्लासिफाइड एज, बेटा सर्विसेज दो तरीके की होती है, कौन कौन सी बेटा, फैक्टर सर्विसेज और एक नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेट टू फैक्टर इनकम इंक्लूड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज को कोई सैलरी पे करी और इन्वेस्टमेंट इनकम, तो दो इनकम।
तो बच्चों यहाँ पर दो इनकम आती है, किसके अंदर, फैक्टर सर्विसेज के अंदर। एक आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज को कोई पैसे दिए, सैलरी दी, वेजेस दी, और एक इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम में आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है तो आप क्या कमाते हो, इंटरेस्ट। आपने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, एसेट खरीदी, तो क्या है, आपके पास रेंट आया। आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट आ गया। तो इन्वेस्टमेंट इनकम कंसिस्ट ऑफ, इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, प्रॉफिट आता है। तो ये क्या होगी हमारी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द बीओपी। रिसीव्ड मतलब पैसे आ रहे हैं तो कौन सी साइड पे लिखोगे, पॉजिटिव साइड, ठीक है, बोले तो क्रेडिट साइड। वाइल पेमेंट टू अब्रॉड, जब पेमेंट कर रहे हो तो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, नेगेटिव साइड, बोले तो डेबिट साइड ऑफ द बीओपी। नॉन फैक्टर सर्विसेज, इट इंक्लूड्स ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पे इन सर्विसेज का नाम याद कर लेना, नॉन फैक्टर सर्विसेज। शिपिंग सर्विस होती है, बैंकिंग सर्विस होती है, और कौन सी सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज में दो चीजें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम में तीन इनकम होती है, कौन कौन सी, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। नॉन फैक्टर सर्विसेज की बात करें तो दोस्तों शिपिंग सर्विस होती है, बैंकिंग सर्विस है, और इंश्योरेंस है। इनका नाम याद कर लेना ध्यान से, ठीक है, एमसीक्यू का छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। और लास्ट क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो बाहर से कोई पैसे आए या हमने पैसे भेजे। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड्स कोई गिफ्ट आया, ग्रांट आई, पर्सनल रेमिटेंसेस, किसी ने, बुआ ने, मौसी ने मेरे को पैसे भेजे बर्थडे पे, आर वन वे ट्रांजेक्शंस। दीज रेफर्स टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। सिर्फ पैसे आ रहे हैं, बदले में मैं कुछ नहीं देने वाला उनको, ठीक है। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है तो बदले में आप थोड़ी ना कुछ घर वालों को देते हो। रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रिसिप्ट्स मतलब पैसे आ रहे, तो ये कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। बोले तो डॉलर आ रहे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। एंड द यूनिलेटरल पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी साइड पे लिखोगे, डेबिट साइड पे, बिकॉज पैसे जा रहे, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए। अब बेटा ये जो करंट अकाउंट है ना, इसके भी दो बैलेंसेज होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट सरप्लस, CAS, और एक क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो सरप्लस कब होगा, जब रिसिप्ट ज्यादा होगी, किससे, पेमेंट से। सरप्लस कब होगा, जब रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट से, मतलब पैसे ज्यादा आ रहे हैं और जा कम रहे हैं। तो अराइजेज व्हेन द करंट आइटम्स आर मोर देन द डेबिट आइटम्स। तो क्रेडिट साइड आइटम की अगर मैं बात बोलता हूं तो क्या है, इनफ्लो ऑफ डॉलर ज्यादा है, डेबिट साइड बोले तो आउटफ्लो ऑफ डॉलर से। इट इंक्लूड्स नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका मतलब क्या होता है, इनफ्लो हो रहा है दोस्तों, हमारी इनकम हो रही है। CAS कब आता है, CAS बोले तो करंट अकाउंट सरप्लस कब आता है, व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड। तो एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे, इंपोर्ट से, तो क्या होगा, सरप्लस होगा। एज सिंपल एज दैट। बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी हुई है, CS सिग्निफाइज दैट द नेशन इज लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब CS का मतलब क्या है, हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा दे रहे हैं लोगों को और उनसे हम कम ले रहे हैं। तो हम कौन बन गए बच्चों, इंडिया क्या बन गया, लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लेंड कर रहे हैं, हम दे रहे हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे, इंपोर्ट से। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा बच्चों, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा किससे, एक्सपोर्ट से। मतलब हम बाहर वाली कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो CAD का मतलब क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट सिग्निफाइज दैट नेशन इज बोरोवर। मतलब हम उनकी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एज सिंपल एज दैट, है ना। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर था। 50% चैप्टर आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 2 ऑफ द वीडियो के अंदर इस चैप्टर का खात्मा कर देंगे। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा था, दिस वाज रिगार्डिंग, काफी अच्छा खासा हमने कंटेंट कवर अप कर लिया। ध्यान से इस वीडियो को अगर दोबारा देखना है तो दोबारा देख सकते हो। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है लर्न करने वाले अगर मैं आपको बता दूं तो बीओपी की डेफिनेशन याद कर लेना। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होती है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। बेटा बीओपी के कौन से होते हैं, बैलेंस बीओपी होता है, सरप्लस बीओपी, डेफिसिट बीओपी, इसको पढ़ लेना एक बार। फिर बीओटी की डेफिनेशन याद कर लेना, इसका फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, लॉजिकल है। ऐसी सरप्लस बीओटी होता है, डेफिसिट बीओपी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बीओटी और बीओपी का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसका डिफरेंस याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। फिर दो कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट की डेफिनेशन याद कर लेना और करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को याद कर लेना, इसकी हेडिंग्स को याद कर लेना। अंदर का कंटेंट सिर्फ समझ लेना, जैसे मैंने समझा है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अंदर का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रट्टा हेडिंग का लगता है। और ऐसे ही करंट अकाउंट की अगर मैं बात बोलूँ तो दो होता है, एक करंट अकाउंट सरप्लस होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसको अभी की अभी लर्न करके क्या कर दो, फिनिश कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर और इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे।